सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआरसीवी प्रजापति और आज की इस धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आपका बेट विजन इंस्टीट्यूट तहे दिल से धन्यवाद करता है कि आप हमारी क्लास में, लेक्चर में डेली आप जुड़ते हैं और ऐसे ही प्रयास करते रहिए। बहुत ही अच्छा होगा जीवन में, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पूरा सिलेबस कराया जाएगा, टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है? वहीं हम सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के भी कुछ लेक्चर डाल रहे हैं जैसे-जैसे स्टडी हो रही है या फिर अपने पढ़ने के लिए जो भी किया जा रहा है ना? तो बस ये मत समझिएगा कि मैं कोई टीचर हूँ या फिर कुछ ऐसा, आपका भाई हूँ और अपन सब डिस्कस करते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं। और आज आपका टॉपिक है वेटरनरी पब्लिक हेल्थ का। हम पहले पुराने क्लासेस से लेक्चरों में हमने क्या देखा था कि विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी जो हमारी एग्ज़ाम में आ सकती थी, जो हमारे वेटरनरी फील्ड ऑफिसर की एग्ज़ाम में आ सकती हैं, वो देखा। और देखिएगा, आप बताइएगा कि प्रयास कैसे लग रहा है ना? बहुत मेहनत लगता है ये सब में और आपको मैं बता दूँ हमारा चैनल तो सस्पेंड हो गया पुराना वाला। तो कहते हैं कि अगर निकल पड़े हैं ना तो मंजिल भी मिल जाएगी, है ना? वो तो गुमराह वो हैं कि जो निकले ही नहीं, है ना? तो ऐसी कुछ लाइनें हैं और मैं रियल बताऊँ कि यदि आप कोई चीज़ को ठान लेते हैं करने के लिए, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, ठीक? तो आज हम बात करेंगे वेटरनरी पब्लिक हेल्थ, है ना? वेटरनरी पब्लिक हेल्थ में देखेंगे दुग्ध स्वच्छता एवं है ना? तो दुग्ध स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य यानी वेटरनरी पब्लिक हेल्थ का, है ना? मिल्क हाइजीन से क्या संबंध है ना? वेटरनरी पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है? वीपीएच यानी कि हम उसमें क्या देख रहे हैं कि आखिर वेटरनरी को कैसे रिलेट करता है एक जन से यानी कि पब्लिक से, हम लोग से, ह्यूमन से, आखिर कोई बीमारी कैसे फैल सकती है हमारे एनिमल से ह्यूमन में, ये सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको आ रही होगी समझ में कि हम क्या कैसे करने वाले हैं। ठीक है? तो जैसे देखते हैं कि आखिर दुग्ध दुग्ध स्वच्छता क्या होता है? आपको एक टॉपिक है। कौन-सा टॉपिक है आपका? सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल पूरा सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। तो मैं सिलेबस देख लेता हूँ, 1 मिनट मेरे को दीजिए। क्या है? मीट एंड मिल्क हाइजीन इन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ। तो हम आज ये हमारा टॉपिक है मिल्क हाइजीन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ। फिर अगला टॉपिक रहेगा मीट हाइजीन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ। तो ये सब चीज़ों को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं मिल्क हाइजीन। यानी कि दुग्ध स्वच्छता, आखिर हम दूध को कैसे स्वच्छता से यानी कि स्वच्छता प्रणाली अपनाते हुए हम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना? क्या कोई बीमारी तो नहीं फैल रही, उसको हम ध्यान रखेंगे। क्या कोई जानवर बीमार तो नहीं है और उससे क्या बीमारी तो नहीं फैल रही? जैसे मान लो गाय है और उसे मान लो थनैलर है, मास्टाइटिस है ना? अब जब मास्टाइटिस है तो ये क्या करेगी भैया? बीमार है। अब हम क्या करेंगे? दूध निकाले और हम बेचने चल दिए, तो कहीं न कहीं बीमारी क्या हो जाएगी? व्यक्तियों में फैलेगी। वो सब चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? दुग्ध स्वच्छता मिल्क हाइजीन का उपयोग या देखते हैं ना? तो स्वच्छ दूध उत्पादन, है ना? इसमें हम क्या देखेंगे? स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करें? प्रसंस्करण कैसे करें? है ना? और रोगजनक नियंत्रण कैसे करें कि यदि कोई मिल्क से बीमारी फैलने वाली है, तो आखिर उसे कैसे आउटब्रेक होने से रोकें? इसमें हम देखेंगे वैज्ञानिक और विस्तृत विश्लेषण। तो आई होप कि ये चीज़ समझ आ रही होगी और हमारा आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है? बात करते हैं भाग 1 दुग्ध जनित रोगाणु एवं जोखिम। अब ये देखते हैं कि इसमें लिखा है पशुओं से मनुष्यों में संचारित होने वाले जूनोटिक रोगों का व्यापक विवरण। तो ये सब चीज़ आप समझने से पहले आप ये जानिए कि आखिर सर ये जूनोटिक होता क्या है? ये जूनोस होता क्या है? जूनोटिक रोग होते क्या हैं? तो मैं आपको बता दूँ, आप नोट डाउन करिए कि जूनोटिक रोग वैसे रोग होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में फैल जाएँ। तो सबसे सिंपल भाषा में आपको ये याद रखना है कि वे रोग जो एनिमल से ह्यूमन में फैलते हैं, ऐसे रोगों को हम जूनोटिक रोग कहते हैं। जैसे जूनोटिक रोग भी बहुत सारे होते हैं, हम क्या करेंगे देखेंगे। अब देखो बीमारियाँ भी कई प्रकार से फैल सकती हैं, इसके भी वर्गीकरण है ना? वर्गीकरण है जैसे कि मान लीजिए एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक विभिन्न प्रकार के हैं। आई बात समझ में? आ रही है ना? ठीक है ना? तो ये तीव्रता एवं फैलाव के आधार पर हम बात कर रहे थे। तो इसे अभी पेंडिंग में डालते हैं, फिर जैसे ही इसका टॉपिक आएगा तो हम इसे कंप्लीट कराएँगे। ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा इत्मीनान रखना है और प्रेम पूर्वक समझना है। ठीक है ना? अब देखते हैं इसका व्यापक विवरण सर ये क्या होता है ना? तो देखते हैं कि आखिर दुग्ध जनित जूनोटिक रोग, अब देखो जूनोटिक रोग तो कई सारे होते हैं। जूनोटिक रोग तो कई सारे होते हैं, है ना? इबोला हो गया, बहुत सारे वायरल वायरल अब देखो जूनोटिक रोग भी कई प्रकार से हो सकते हैं। वायरल, माइकोटियल, फंगल, है ना? और और देखा जाए तो अपना वो हो गया प्रोटोज़ोअल बहुत सारे होते हैं ना, जो एनिमल से ह्यूमन में जा सकते हैं और फिर इंटरमीडिएट के माध्यम से भी जा सकते हैं और डायरेक्टली भी जा सकते हैं। यदि आप टच किए तो भी जा सकता है ना? ऐसे भी वायरल जा सकता है। बैक्टीरियल
है ना? या फिर प्रोटोज़ोअल ऐसी चीज़ें जो हैं वो मान लो इंटरमीडिएट के माध्यम से जा सकती है। इंटरमीडिएट में तो आपको पिछले वाले क्लास में बता ही चुका हूँ कि इंटरमीडिएट ऐसी बीमारी जो डायरेक्ट ह्यूमन को इफ़ेक्ट ना करके बल्कि वह किसी के माध्यम से फैल रही हो, वही इंटरमीडिएट कहलाता है। डेड एंड होस्ट मैं आपको बताया था कि डेड एंड होस्ट यानी कि लास्ट होस्ट यानी कोई बीमारी या रोग कारक का लास्ट होस्ट जो इसके बाद ना फैलेगा ना कुछ होगा। यानी वो व्यक्ति यदि बीमारी का इलाज करा लिया तो समझ लो ठीक है, नहीं कराया तो खत्म ही कर देगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। यानी कोई बैक्टीरिया वायरस अब उसके आगे नहीं फैलेगा। डेड एंड होस्ट के, है ना? एंड होस्ट यानी कि लास्ट होस्ट अब इसके आगे नहीं फैलेगा। ठीक है? तो ज़ूनोटिक संक्रमण, है ना? ज़ूनोटिक संक्रमण आखिर ये मिल्क से फैलने वाले यानी कि कौन-कौन से मिल्क से फैलने वाले ज़ूनोटिक रोग हैं? आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वाइवा में आ सकता है। यानी कि हमें हमें यूनिवर्सिटी के लेवल से नहीं पढ़ना। देखो यूनिवर्सिटी में कोई पढ़े ना पढ़े सब पास हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें मेन फ़ोकस करना है। किस पे करना है? उस पे। जिसके लिए आप यहाँ आए। ठीक? तो ज़ूनोटिक संक्रमण, ज़ूनोसिस ज़ूनोसिस मैं आपको बता दिया कि वैसे संक्रमण, ऐसे रोग, ऐसी बीमारियाँ जो एनिमल से ह्यूमन में फैल रही हों। फिर वो किसके-किसके माध्यम से फैल सकती हैं? दुग्ध के माध्यम से फैल सकती हैं, मीट के माध्यम से फैल सकती हैं, तो दूध और मांस के माध्यम से फैल सकती हैं। ऐसे बीमारी को भी हम क्या कहते हैं? ज़ूनोटिक रोग कहते हैं। बार-बार बोलिए कि ट्यूबरकुलोसिस जैसे मान लीजिए हो गया, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। अब देखो हमारे जानवरों में कैसे यानी कि ट्यूबरकुलोसिस कैसा बैक्टीरिया पाया जाता है, कैसा रोग कारक क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम बोविस देखो, अब माइकोबैक्टीरियम बोविस क्या है सर? तो माइकोबैक्टीरियम बोविस और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो इंसानों में डायरेक्ट होता है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम बोविस यह जानवरों में होता है मेरे मित्रों, जानवरों में होता है जो फेफड़ों को क्या करता है? फेफड़ों को देखा जाए तो इन्फेक्ट करता है। ठीक है ना? और देखा जाए तो यह माइकोबैक्टीरियम बोविस यह आँत में भी क्या करता है, संक्रमण कर सकता है। किसमें करेगा? बोवाइन में करेगा यानी एनिमल में करेगा। तो आई बात समझ में? देखते हैं ब्रुसेलोसिस। अभी ब्रुसेलोसिस क्या होता है? तो ब्रुसेला जो होता है ना मेरे मित्र, ब्रुसेला आप फर्स्ट बार सुन रहे होंगे क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। बता दूँ कि ब्रुसेला जो होता है आपने सुना होगा कि एक गाय थी और वह प्रेग्नेंट थी और देखा जाए तो समय से पहले ही उसका क्या हो गया? गर्भपात हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हर गर्भपात के पीछे ब्रुसेला का हाथ हो, लेकिन 75% चांसेस यही रहते हैं कि ब्रुसेला हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्रुसेला हो सकता है और ये देखा जाए तो ज़ूनोटिक बीमारी है। यदि आपके हाथ या पैर में कट लगा हुआ है और आप पैरा वेटनेरियन है और आप इलाज करने गए और उसका यदि तरल आपके कॉन्टैक्ट में आ गया, तो आपको ब्रुसेला हो सकता है और व्यक्ति को क्या करता है? व्यक्ति को बांझ बना सकता है। क्या कर सकता है? हमें बांझ बना सकता है और महिलाओं में यदि फीमेल डॉक्टर थी और उसके टच में आ गया और वह संक्रमित हो गई ब्रुसेला से, तो वह गर्भपात का कारण उसमें बन सकता है। लेकिन हमारे मेल में क्या कर देगी? बाँझ कर देगा। तो किसके कारण होता है सर? तो ब्रुसेला एबॉर्टस से होता है और ब्रुसेला एबॉर्टस जो होता है, यह मनुष्यों में लहरदार बुखार एंडुलेंट फीवर का मतलब क्या होता है सर? एंडुलेंट फीवर का मतलब ऐसे मेरे दोस्तों, ऐसे मेरे यारों, ऐसे मेरे छोटे भाई एवं बहनों कि जैसे कि मान लीजिए आज चढ़ी बुखार, कल नहीं चढ़ी, फिर चढ़ी, फिर नहीं चढ़ी, फिर 1 घंटे बाद चढ़ गई, फिर 1 घंटा समता गया, फिर यानी कि लहरदार, थोड़ा कम, फिर हाई फीवर, फिर कम फीवर, फिर हाई फीवर। इस प्रकार से क्या होता है, ब्रुसेलोसिस में देखने को मिलता है। ठीक? अब बात करते हैं क्यूब फीवर क्या होता है? क्यूब फीवर तो कोक्जिला बर्नेटी के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? कोक्जिला बर्नेटी के कारण क्या फैलता है? क्यूब फीवर फैलता है। किसके कारण? कोक्जिला बर्नेटी के कारण। दूध के माध्यम से इन्फ्लुएंजा जैसे गंभीर लक्षण भी उत्पन्न करता है। क्या करेगा? दूध के माध्यम से इन्फ्लुएंजा जैसे गंभीर लक्षण उत्पन्न करता है। वही मैं बताया कि ये बीमारी जो होती है दूध के कारण भी फैल सकती हैं। ठीक है ना? अब हमें क्या करना होगा? इनको जानने के लिए हम जो जानवर है उसमें टेस्ट करेंगे, कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, तभी हम क्या करेंगे मिल्क का दोहन करेंगे, है ना? तो ये चीज़ आपको आई होगी समझ। अब बात करते हैं जीवाणु विषाक्तता क्या होती है यानी कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न टॉक्सिसिटी, है ना? विषाक्तता, ठीक है? तो अब देखो स्टेफ़िलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? ये नई चीज़ है। नई चीज़ नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है ना? परेशान नहीं होना है, आपका भाई बैठा है ना, ये समझा देगा। बस आपको थोड़ा-सा लगाव होना चाहिए कि नहीं हमारे भैया हैं, अच्छा समझा देंगे। नहीं समझ आता तो बताया करिए ना, मैं भी इतना होशियार थोड़ी ना हूँ। है ना? तो स्टेफ़िलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन थनैला रोग के कीटाणु स्टेफ़िलोकोकस थनैला यानी मस्टाइटिस किसके कारण हो सकता है? स्टेफ़िलोकोकस ऑरियस। अब देखो मस्टाइटिस भी ऐसा नहीं कि स्टेफ़िलोकोकस ऑरियस के कारण होता है। 2-3 प्रकार हैं स्टाइफ्लोकोकस के, इसके वो मत रहिएगा है ना। स्टाइफ्लोकोकस ऑरियस ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा मात्रा में या फिर जब आप टॉक्सिसिटी स्टाइफ्लोकोकस एंटेरोटॉक्सिन का आप जब टेस्ट करेंगे, तो ज़्यादातर केस में यही कीटाणु मिलता है।
स्टाइफ्लोकोकस ऑरियस। ये चीज़ आपको आ रही है समझ में? ठीक। द्वारा स्रावित जो टॉक्सिन होता है, अत्यधिक ताप प्रतिरोधी होता है। अत्यधिक ताप प्रतिरोधी का मतलब अधिक ताप जब होती है ना तो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जो उबालने पर भी नष्ट नहीं होता। यानी कि आप यदि थनैला मास्टाइटिस से ग्रसित कोई गाय थी, है ना? कोई गाय थी, तो आप यदि गलती से उसका आप क्या कर लिए दुग्ध निकाल लिए और सोच रहे हैं कि मैं इसे खूब गरम करके और क्या करूँगा, पी लूँगा और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ताप प्रतिरोधी होता है, ये याद रखना इसे। ताप प्रतिरोधी होता है, आप कितना भी ताप कर लो, ये मरने वाला नहीं है और ये फूड पॉइज़निंग का मेन कारण बनता है। अब लिस्टेरियोसिस क्या होता है सर? तो लिस्टेरिया लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स, है ना? लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स, यह कम ताप में भी वृद्धि कर सकता है। आप साला कि देखा जाए तो आप बर्फ ला दो, खूब ठंडी ला दो, तो पर भी ये क्या करेगा? लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स यह सर्वाइव कर जाता है। तो ये चीज़ आ रही देख रहे हो साला हम अपने लाइफ़ में ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस थोड़ा-सा बच के रहना है ना? थोड़ा-सा बच के रहना है, ठीक? और चकाचौंध में नहीं पड़ना है मेरे लाल, है ना? ठीक है। अब देखो, ये हुआ जो गर्भवती महिलाओं और नवजातों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, तो ये चीज़ आपको आई होगी समझ में। देखो स्लाइड बाय स्लाइड अपन पढ़ा रहे हैं और आप स्लाइड लिखिए मस्त, लिखिए उसमें क्या दिक्कत है? आपके लिए ही तो है सब कुछ, आपके लिए तो है। तो संदूषण के मुख्य स्रोत आखिर दूध कैसे प्रदूषित होता है? कैसे प्रदूषित होता है? ये चीज़ को हम देख लेंगे। तो देखो, दूध कहाँ-कहाँ से प्रदूषित हो सकता है? कहाँ-कहाँ से प्रदूषित होगा? तो प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत की बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ भी आएगा, बोलेगा मिल्क हाइजीन को समझाइए। हुँ? इसके विभिन्न चरणों का आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये क्वेश्चन है लिख लो चाहे, है ना? रखा हुआ है एग्ज़ाम में, तो परेशान नहीं होना है ना? परेशान नहीं होना है। तो देखो, प्राथमिक स्रोत क्या होता है? पशु स्वयं। द्वितीयक स्रोत जो दुग्ध को दोहन कर रहा है, यानी मानव। मानव ही दोहन करेगा ना, तो द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत यानी कि पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। तो प्राथमिक स्रोत स्वयं पशु, जैसे कि पशु की त्वचा, है ना? पशु की त्वचा, थन और आयन में रोगाणु रहना, है ना? रोगाणु रहना यानी कि बैक्टीरिया, वायरस जो क्या करते हैं संक्रमित कर सकते हैं। यदि पशु थनैला से पीड़ित है तो खरबों रोगाणु दूध में सीधे आ जाते हैं। है ना? मैं बताया ना कि खरबों रोगाणु दूध में सीधे आ जाते हैं, यदि वो मास्टाइटिस से क्या है? ग्रसित है। वहीं द्वितीयक स्रोत क्या होता है? ग्वाला, ग्वाला जो दूध दोहता है, जो गायों को चराता है, वो क्या कहलाता है? ग्वाला कहलाता है। ग्वाला क्या है? एक प्रकार का इंसान, मनुष्य है। हुँ? है ना? तो दूध दोहन वाले के हाथ, है ना? यानी कि ग्वाला का हाथ, जो दुग्ध दोहन करता है, उसका हाथ, नाखून, श्वसन, संक्रमण या संक्रामक रोग, अस्वच्छ ग्वाला टाइफाइड और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया फैलाता है। यानी कि इंसान के द्वारा आखिर द्वितीयक स्रोत के रूप में कैसे व्यक्ति दुग्ध को प्रदूषित कर सकता है। तो टाइफाइड हो या कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हो, यह दूध में फैल सकते हैं या फिर जा सकते हैं, जो फिर क्या करेगा पूरे मानव समाज को ग्रसित कर देगा। तृतीयक स्रोत यानी पर्यावरण, अस्वच्छ बाल्टी, है ना? खुले सेट में उड़ती हुई धूल, है ना? गोबर और पानी की खराब गुणवत्ता, ये क्या कर सकती है? लोगों को प्रभावित कर सकती है। तो ये चीज़ आपको आई होगी समझ में। चलिए बात करते हैं स्वच्छ दूध उत्पादन के 3 मुख्य चरण कौन-कौन से हैं? तो आगे पूर्व दोहन प्रबंधन, यानी कि थन को गुनगुने पानी और 0.5% आयोडीन घोल से धोएँ। थन को गुनगुना पानी कर लें और 0.5% आयोडीन का उपयोग करना है और उसे क्या करना है? धोना है। प्रत्येक थन के पहले कुछ बूँद को स्ट्रिप कप में लेकर थनैला की जाँच कर लें आगे। स्ट्रिप कप का मतलब क्या होता है? ये एक पारक नली टाइप से होती है। उसमें हम क्या करते हैं शुरुआत की जो धारियाँ होती हैं, उसे हम क्या करेंगे लेंगे और थनैला की आगे जाँच कर लेते हैं कि कोई पशु बीमार तो नहीं है। यदि आपको थनैला का कुछ लक्षण दिख रहा है तो, है ना? उसकी जाँच कर लें और उस दूध को फिर फेंक दें, ये नहीं कि उसे डाल लें, है ना? दोहन प्रक्रिया स्वच्छता आखिर क्या होता है? हम दूध दोहते समय कौन-कौन सी स्वच्छता अपनाएँ? तो दूध दोहन वाले के नाखून कटे और हाथ कीटाणु रहित होने चाहिए, है ना? जो नाखून होते हैं देखो नाखून बड़े होंगे तो वो क्या करेगा दूध का दोहन करेगा। तो जो टीथ होता है यानी कि जो हमारा अडर होता है, वहाँ क्या कर सकता है देखा जाए तो खरोंच ला सकता है ना? या फिर अडर में टूट-फूट कर सकता है। फिर वही बात करते हैं हाथ कीटाणु रहित यानी कि कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल निसंक्रमित होना चाहिए। फुल हैंड, है ना? और फुल हैंड का क्या करना है हमें? दुग्ध दोहन करते समय फुल हैंड विधि का इस्तेमाल करना है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको आ रही है समझ में? और वो भी ड्राई फुल हैंड का इस्तेमाल करना है। ठीक है? फिर और नकलिंग अंगूठा दबाकर से थनों को चोट पहुँचती है, तो हमें नकलिंग विधि का उपयोग नहीं करना। उत्तर दोहन प्रबंधन
यानी दोहन के बाद थनों को यानी अब दोहन आप कर चुके हो, अब 1% आयोडीन के द्वारा टीट डिप में डुबोएँ ताकि थन का छिद्र बंद होने तक बैक्टीरिया वायरस प्रवेश ना कर सके। अब देखो जब आप दोहन करते रहे होंगे, जब वो धारियाँ निकलती हैं तो जो टीट डिप है ना, जो टीट है वो क्या है ओपन हो जाती है। अब जैसे ही आप दुग्ध दोहन कर चुके हो, वो डायरेक्ट बैठ गई, तो उसके कारण से क्या होगा अंदर प्रवेश कर जाएँगे बैक्टीरिया वायरस। तो ये प्रवेश ना करें, इसलिए हम टीट डिप में डुबोते हैं 1% आयोडीन घोल में, है ना? जिससे कि वो क्या करे बंद हो जाए और दूध को 2 घंटे के भीतर ठंड करें। यानी हमें क्या करना है फ्रीजिंग करना है उसका। ठंडा करना है शीतलन। अब देखो शीतलन कैसे करेंगे, चिलिंग कैसे करेंगे, बैक्टीरिया का नियंत्रण इससे कैसे होगा, है ना? तो 4 डिग्री सेल्सियस आदर्श भंडारण तापमान है, ये चीज़ आपको याद रखना है ना? तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस हम कर सकते हैं, यदि एग्ज़ाम में आ जाए कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस और ये 4 डिग्री सेल्सियस ना दिखे तो आपको ये लगा लेना है। लेकिन आदर्श भंडारण तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये चीज़ आपको आ रही होगी समझ में, ठीक है? तो बैक्टीरिया गुणात्मक वृद्धि को रोकना कैसे क्या करेंगे? तो दूध निकालने के समय उसमें कुछ बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से होते तो हैं, है ना? अब बैक्टीरिया तो बहुत सारी होती है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, है ना? तो बहुत सारे तो होंगे ही। अब उनका हम कैसे नियंत्रण करेंगे? यदि दूध को 37 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रखा जाए, तो बैक्टीरिया हर 20 मिनट में 2 गुने हो जाते हैं, जिससे दूध 4 से 6 घंटे में खट्टा होकर फट जाता है। गर्मी के सीज़न में ज़्यादा होता है ना? 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर साइक्रोट्रॉपिक यानी कि है ना? साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया को छोड़कर अन्य सभी हानिक अब देखो साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है? गुड बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है और अन्य सभी हानिकारक रोगाणु की वृद्धि पूरी तरह रुक जाती है, जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ना, को छोड़ कर के हाँ, वो गुड बैक्टीरिया है ना? तो ये सब चीज़ें शेल्फ लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आई होप ये चीज़ आ रही होगी समझ में। अब बात करते हैं भाग 2 नैदानिक परीक्षण और प्रसंस्करण। आखिर हम टेस्ट कौन-कौन से लगाते हैं कोई चीज़ को चेक करने के लिए, मिल्क को चेक करने के लिए कि कोई बैक्टीरिया वायरस से ग्रसित तो नहीं है, कोई रोग से तो ग्रसित नहीं है, थनैला से तो ग्रसित नहीं है ना? और इसका प्रसंस्करण कैसे करते हैं। तो देखो, दूध की गुणवत्ता और नैदानिक परीक्षण, तो कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट लगाते हैं, एमबीआरटी टेस्ट लगाते हैं, सोमैटिक सेल काउंट टेस्ट लगाते हैं और क्लोराइड टेस्ट लगाते हैं। कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट में क्या देखते हैं, तो सब क्लिनिकल थनैला यानी कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस का पता लगाने के लिए हम कैलिफोर्निया टेस्ट लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्ज़ाम में आ सकता है, वो भी किसमें? देखा जाए तो यूनिवर्सिटी और एवीएफ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। इसमें प्रयुक्त अभिकर्मक रिएजेंट दूध की कोशिकाओं के डीएनए के साथ मिलकर जेल बनाता है। अब एमबीआरटी टेस्ट में क्या होता है? एमबीआरटी यानी मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट है। मिथाइलिन ब्लू क्या है? एक प्रकार का स्टेन है ना? वो क्या करता है? स्टेनिंग करता है। यह क्या है? एक प्रकार का अभिरंजक है। यह कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो आई बात समझ में मैंने लिस्मान स्टेन मैंने पढ़ाया ही है ना? तो लिस्मान स्टेन में भी विभिन्न प्रकार के एन्कोर्बोसिक टेस्ट ये सब चीज़ें हैं। तो एमबीआरटी तो ये है। तो दूध में बैक्टीरिया के भार को मापने के लिए हम करते हैं। तो पूछेगा कि दूध में बैक्टीरिया के भार को मापने के लिए हम क्या करते हैं? तो एमबीआरटी टेस्ट लगाते हैं। यदि नीला रंग 5 घंटे से अधिक समय तक ना उड़े, तो दूध की गुणवत्ता उत्कृष्ट मानी जाती है। यदि उड़ जाए तो खराब है, समझ लेना, ठीक है ना? सोमैटिक सेल काउंट स्वस्थ पशु के दूध में सोमैटिक सेल काउंट जो होता है, यदि 2 लाख कोशिकाओं से है ना एमएल होती है यानी ज़्यादा है, तो इससे अधिक काउंट थनैला रोग के संक्रमण और कम गुणवत्ता को दर्शाता है। क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? थनैला होने पर रक्त से क्लोराइड दूध में आ जाता है ना? थनैला होगा तो रक्त से क्लोराइड दूध में आ जाता है और यदि क्लोराइड का स्तर 0.14% से है ना अधिक है, तो दूध दूषित माना जाता है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए बात करते हैं कि दूध का पार्श्वीकरण कैसे करेंगे, है ना? यानी दूध का शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? तो देखिए वैज्ञानिक यदि मानक की बात करें एलटी लो टेम्परेचर लो लॉन्ग टाइम, है ना? लो टेम्परेचर में हम लॉन्ग टाइम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। यानी कि दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करें, यह छोटे डेयरी फार्म के लिए उपयोगी होता है ना? अब एचटीएसटी क्या होता है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। यह औद्योगिक स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय यानी कि बहुत बड़े-बड़े फॉर्म में इसका उपयोग करते हैं। और देखो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर क्या होता है? तो 1 यानी कि 135 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 4 सेकंड यह दूध को बिना फ्रीज के भी 6 महीने तक सुरक्षित रखता है ना? तो हम क्या करते हैं? इसे ऐसे गरम करते हैं। आपको इमेज दिख रही होगी, ये गरम कर रहा है यानी कि टेस्ट लगा रहा है। अब ये देखो दुग्ध स्वच्छता के मानक है ना? इसे क्या करना है आपको इस सरणी को लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया है।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है मिल्क हाइजीन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ। अब हम आगे बात करेंगे मीट हाइजीन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी और आप हमारा सपोर्ट करें। अच्छा लगा करें तो सब्सक्राइब, लाइक कर दिया करें, है ना? जिससे कि हमारा जो चैनल है ना तो सर्चिंग में आने लगे, अभी सर्चिंग में नहीं आ रहा है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और अपने ग्रुप में देखा जाए तो आप शेयर कर लिया करें कि भैया की हमारी क्लास है, तो आप चाहो तो आप भी जॉइन कर सकते हो।